गांव में एक नया मुखिया बनाया जाता है जिसका नाम गोपी चंद्र था। गोपी चंद्र उसूलों का पक्का आदमी था। किसी भी काम से जी नहीं चुराता था। सब कुछ व्यवस्थित रूप से चलाया करता था। इसी वजह से गांव वाले उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। एक दिन गांव का एक आदमी दौड़ते हुए मुखिया जी के पास आता है। मुखिया जी, हम मंगू कुछ दिनों से मेरे पीछे पड़ा है। वो हर रोज मेरे साथ मारपीट करता है और कह रहा है मैं अपनी जमीन उसके नाम कर दूं। अरे अरे, शांत हो जाओ, आने दो उसे, मैं देखता हूँ। मंगू दौड़ता हुआ वहाँ आता है और मुखिया जी को देखकर वहाँ से भागने लगता है। अरे रुको मंगू, भाग कहाँ रहे हो? ये बताओ, इसे परेशान क्यों कर रहे हो? इसके साथ मारपीट भी कर रहे हो? ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और इसकी जमीन क्यों लेना चाहते हो? मुखिया जी, कुछ महीना पहले इसने मुझसे पैसे लिए थे, आज तक नहीं लौटाया है, इसीलिए मैं अब इसका जमीन लेना चाहता हूँ। ये कोई बात नहीं हुई मंगू, इस बात के लिए तुम इसके साथ मारपीट नहीं कर सकते। कुछ महीने और दे दो, ये तुम्हारे पैसे जरूर लौटा देगा। कुछ समस्या होगी तभी ये पैसे नहीं दे पा रहा है ना। ठीक है मुखिया जी, आप कहते हैं तो जाता हूँ और कुछ महीने का समय भी देता हूँ। ये कहकर मंगू वहाँ से चला जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। मंगू को उसके पैसे वापस कर देना। जी जरूर। अगले दिन गांव के कुछ लोग अपनी समस्या लेकर मुखिया जी के पास आते हैं। जिस कमरे में मुखिया जी बैठा करते थे वो बंद था। ये देख सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि मुखिया जी हर सुबह वहां आकर बैठते हैं और कभी दरवाजा बंद नहीं करते थे। बार बार मुखिया जी को पुकारने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता है। परेशान होकर सभी दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं मुखिया जी अपनी कुर्सी के पास बेहोश गिरे हुए हैं। उन्हें उठाया जाता है तो उनके पेट में एक चाकू लगा दिखता है और मुखिया जी मृत पाए जाते हैं। ए भगवान, ये क्या हो गया? मुखिया जी को किसने मार डाला? पूरे गांव में शोर हो जाती है कि मुखिया जी की हत्या हो गई है। चिरंजीवी को बुलाया जाता है। चिरंजीवी वहां आकर मुखिया जी की लाश की तलाशी लेता है और जितने भी सामान मुखिया जी के पास से मिलते हैं वो अपने पास रख लेता है और मुखिया जी की लाश को उनके परिवार तक पहुंचा देता है। मुखिया जी के सभी सामानों के साथ चिरंजीवी को छोटा सा कागज का टुकड़ा मिलता है। उस कागज के टुकड़े पर कुछ लोगों के नाम लिखे थे और वो कौन सा काम करते हैं ये भी लिखा था। मुखिया जी ने इन सभी का नाम और काम लिखकर अपने पास रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इन सभी को मुखिया जी बहुत अच्छे से जानते होंगे। सभी से पूछताछ करना पड़ेगा। चिरंजीवी एक एक करके उन सभी लोगों से मिलता है और बातें करता है जिनका जिनका नाम उस कागज के टुकड़े पर लिखा था। नमस्कार सुमित। जी चिरंजीवी, बोलिए क्या बात है? मुखिया जी से मुलाकात किए कितना समय हो गया? आखिर बार कब तुमने मुखिया जी से मिला था? जी, मैं लकड़ी से बना सामान बेचता हूँ। मुखिया जी को लकड़ी से बनी छोटी छोटी चीजें बहुत पसंद थी, इसीलिए वो अक्सर यहाँ इन्हें देखने आया करते थे और जो पसंद आता था वो खरीद कर ले जाते थे। अच्छा, क्या तुम्हारी कभी उनसे कोई बहस हुई थी? नहीं नहीं, कभी नहीं। वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनसे कभी बहस नहीं हुई। और क्या तुम बता सकते हो मुखिया जी और कहाँ जाते थे? कोई खास जगह अगर तुम जानते हो तो बता सकते हो। नहीं, ये तो मैं नहीं जानता वो कहाँ कहाँ जाते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। चिरंजीवी वहाँ से जाने लगता है। तभी सुमित उसे रोकता है। रुकिए चिरंजीवी, अभी अभी मुझे याद आया, मैंने कुछ दिन पहले ही मुखिया जी को गांव के पास वाले इलाके जहां झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है वहां देखा था और वहां वो कुछ लोगों के साथ खड़े थे और बहुत ही लंबा और शक्तिशाली इंसान उनसे ऊंची आवाज में बातें कर रहा था। अच्छा, और कुछ सुना था तुमने? नहीं, मुखिया जी तो शांत खड़े थे, वो इंसान बहुत शोर मचा रहा था। कुछ देर बाद एक और आदमी वहां आया था, मगर मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। चलो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तुमने मुझे बहुत जानकारी दी है। फिर मुलाकात होगी। आखिर कौन है वो लोग जिनसे मुखिया जी की बात हुई थी? मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। चिरंजीवी बाकी के लोगों से भी बात करता है, मगर उससे कोई सुराग नहीं मिल पाता।
एक काम करता हूँ, मैं भी उसी इलाके में जाकर देखता हूँ, कहीं कुछ पता चल जाए। चिरंजीवी भी उसी झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में आता है। वहाँ चिरंजीवी कुछ लोगों से बातें करता है और पता करता है उन लोगों ने मुखिया जी को कब और कहाँ देखा था। किसी को कुछ भी ठीक से याद नहीं था, इसीलिए चिरंजीवी वैसे ही इंसान की तलाश करने लगता है जैसा कि सुमित ने बताया था। थोड़ा आगे जाने पर चिरंजीवी को एक वैसा ही इंसान दिखाई देता है जिसकी चर्चा सुमित ने की थी। चिरंजीवी उसे रोकता है। अरे जरा रुको। हाँ बोलिए, क्या बात है? कुछ दिन पहले तुम्हारी मुखिया जी से बहस क्यों हुई थी? बहस मुखिया जी से? मगर कब? मेरी तो उनसे कोई बहस नहीं हुई। अच्छा ठीक है, हो सकता है मुझे गलतफहमी हो गई है। चिरंजीवी आगे बढ़ता है। तभी चिरंजीवी के सामने एक बहुत ही लंबा और शक्तिशाली इंसान आ रहा था। चिरंजीवी उसे रोकता है। जरा रुकिए। हाँ बोलिए, क्या बात है? मुझे पता लगा है कुछ दिन पहले तुम्हारी बहस मुखिया जी से हुई थी। क्या तुम बता सकते हो उसका कारण क्या था? ये सुन आदमी बहुत डर जाता है और कहता है, आपको किसने बता दिया कि मेरी बहस मुखिया जी के साथ हुई थी? मुझे पता चला है। अब सच्चाई बताओ, आखिर क्यों बहस हो रही थी और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम महेश है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। तुमने बताया नहीं, किस बात पर बहस हुई थी मुखिया जी से? सिर्फ मैंने उनसे बहस नहीं किया था, मेरे साथ मेरा दोस्त शंकर भी था। शंकर के काम की वजह से ही मैंने उनसे बहस की। शंकर? मगर उसकी वजह से तुमने बहस क्यों की? कई दिनों से वो कह रहा था मुखिया जी उसकी कोई बात नहीं मान रहे हैं। बस उसी बात को मनवाने के लिए मैंने अपने दोस्त शंकर की मदद की। अरे वो कौन सी बात है जो मुखिया जी नहीं मान रहे थे? वो अभी तक मुझे नहीं पता। शंकर ने मुझसे कहा जब मुखिया जी उसकी बात मान जाएंगे तब वो पूरी बात मुझे बताएगा। ये कौन सी बात हुई? बिना पूरी बात जाने तुम शंकर की ओर से लड़ाई करने चल पड़े। अब नहीं चिरंजीवी, मैं ऐसा नहीं करता, मगर मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे। बस इसी वजह से मुझे उसकी बात माननी पड़ी। छोड़ो ये सब, तुम तो ये बताओ कि शंकर कहाँ मिलेगा? शंकर अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहता है, वहीं मिलेगा। चिरंजीवी बरगद के पेड़ के पास आता है। क्या तुम्हारा ही नाम शंकर है? जी हाँ। क्यों मारा है तुमने मुखिया जी को? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मैं क्यों मारूंगा मुखिया जी को? इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? अब तुम कहो, किस बात पर तुम्हारा उनसे बहस हुआ था? हाँ बहस तो हुआ था, मगर उसका मुद्दा था मैं चाहता था गांव में मदिरा पान के लिए दुकान बने, जैसे बाकी दुकान रहेंगे वैसे ही वो भी रहेगा। मगर वो इस बात से इनकार कर रहे थे। इसी वजह से मैं अपने शक्तिशाली दोस्त महेश को भी साथ देने के लिए कहा। मैंने सोचा महेश को देख वो डर जाएंगे और मेरी बात मान जाएंगे। और कोई बात तुम बता सकते हो? नहीं, और कुछ भी नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो मुखिया जी को बिल्कुल पसंद ना करता हो? हाँ ललित, जो मुखिया जी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। मगर क्यों? क्योंकि वो बहुत नशा करता है और अपने बच्चों और पत्नी को मारता था, जिस वजह से उसकी पत्नी मुखिया जी के पास आई थी और मुखिया जी ने ललित की पत्नी को खुली छूट दे दी थी कि अगर वो चाहे तो ललित को छोड़कर जा सकता है। उसके अगले ही दिन ललित की पत्नी अपने बच्चे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए ललित से दूर चली गई। इस बात की वजह से वो मुखिया जी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। चिरंजीवी तुरंत ललित के घर का पता करता है और वहां पहुंचता है। ललित अपना सारा सामान बांधकर गांव छोड़कर भाग रहा था। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? मैं समझ गया, मुखिया जी के कातिल तुम हो। अब चलो कारावास में चलते हैं। अरे ये आपको किसने बोला कि मैंने मुखिया जी की हत्या की है? चलो, अब छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सच्चाई बताओ। चिरंजीवी ललित को सभी लोगों के बीच ले जाता है। गांव वालों, यही है कातिल जिसने मुखिया जी को मारा था। हाँ, मैंने ही उसका खून किया है। मुझे उससे बदला लेना था, इसीलिए मैंने यह सब किया है।
मेरी पत्नी, मेरी बेटी सब चली गई। बस इसी बात का बदला लिया है मैंने। चलो अब कारावास में और आराम करो वहीं।